वेलकम टू आवर फर्स्ट एपिसोड ऑफ बियॉन्ड क्लासरूम। ये प्लेटफॉर्म एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो बातें अपने क्लासरूम में नहीं कर सकते, वो इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कर सकते हैं। तो आज अपने साथ ज्वाइन होने जा रहे हैं मनीष भारी सर। सर, मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि हमने आपके कई तरह के रोल्स देखे हैं, जैसे कि एज अ ऑथर, एज अ टीचर, एज अ फिलोसफर, एज अ मोटिवेशनल स्पीकर। तो आप खुद को क्या मानते हो? देखो फिलोसफर जो है वो तो एक बहुत बड़ी चीज हो गई। तो वहां तक तो मैं खुद को नहीं सोचता कभी भी। और बाय प्रोफेशन टीचर और ऑथर मैं हूँ। लेकिन अगर मैं कहना चाहूँ अपने आप को अगर, तो जब कई बार ऐसा होता है कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जो बहुत सारे काम करते हैं, तो फिर हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आता है कि हम कैसे इस चीज को डिसाइड करें, कैसे जज करें कि मेनली ये बंदा है क्या। तो जैसे जो संत कबीरदास है उनके बारे में बहुत सारे लोग कहते हैं कि वो संत भी थे, ठीक है, वो कवि भी थे, वो फिलोसफर भी थे, तो उनके बारे में बहुत सारी ऐसी चीजें। तो यहाँ पे जो अलग अलग जो फिलोसफर हैं, जो साइकोलॉजिस्ट जो हैं, उन्होंने इस चीज को ऐसे कंसिडर किया कि सबसे ज्यादा सुकून आपको किस काम को करने में मिलता है। तो मेरी अगर बात करूं तो मैं खुद को एक स्टूडेंट ही कंसिडर करता हूं, क्योंकि मेरे को सबसे ज्यादा जो सुख मिलता है या जो सुकून मिलता है वो हमेशा सीखने में मिलता है। तो मैं हमेशा कुछ ना कुछ सीखता रहता हूँ। और सीखने का मतलब ये नहीं है कि मैं बुक से ही सीखूं, क्योंकि सीखने का तरीका सिर्फ बुक नहीं हो सकता। हम कहीं से भी कुछ भी सीख सकते हैं। आज आपके साथ बैठे हैं, हो सकता है आपसे दो नई चीजें मैं सीख जाऊं। तो सीखने के बहुत सारे सोर्सेज हमारे पास हमेशा अवेलेबल होते हैं। सर, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि जैसे हम काफ़ी सारी चीज़ों में बेस्ट होते हैं, जैसे कोई किसी चीज़ में बेस्ट होता है, कोई किसी चीज़ में बेस्ट होता है। आपके अकॉर्डिंग मैं अगर टीचर हूँ, तो मैं इस सब्जेक्ट में बेस्ट हूँ। अगर मैं आपके अकॉर्डिंग एक स्टूडेंट हूँ, तो मेरी इस सब्जेक्ट में बहुत अच्छी कमांड है। कोई किसी चीज़ में बेस्ट नहीं होता मेरे अकॉर्डिंग। इस पे आपका क्या कहना है? नहीं, बेस्ट जैसी चीजें भी होती है, ठीक है, लेकिन वो डिपेंड करता है आपके इंटरेस्ट और आपके आईक्यू के ऊपर, ठीक है। अब आईक्यू लेवल की अगर अपने बात करें तो आईक्यू जो है वो आप उसके अंदर ज्यादा चेंज नहीं कर सकते। वो बाय जेनेटिक्स आपको मिलता है। हाँ, ये है कि आप बहुत कोशिश करके उसमें थोड़ा बहुत इंप्रूव उसके रेंज में आप कर सकते हो, ठीक है। अगर मान लो कोई स्टूडेंट है या कोई भी पर्सन है, उसका आईक्यू अगर उसको अलाउ करता है कि वो मैथ्स में अच्छा कर सकता है, तभी वो अच्छा कर पाएगा। अगर उसका आईक्यू अलाउ ही नहीं करता उसको, तो शायद वो मैथ्स के अंदर इतना अच्छा नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है कि हमारा जो आईक्यू है, एक तो वो हमें अलाउ करे उस चीज को करने के लिए, और दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है हमारा इंटरेस्ट, ठीक है। कि हमारा जो इंटरेस्ट है, अगर हम इंटरेस्ट के बारे में बात करें तो हमारा इंटरेस्ट भी होना जरूरी है। हम किसी को कह करके विराट कोहली या धोनी जैसा नहीं बना सकते, किसी को ए आर रहमान बना नहीं सकते। वो उसके इंटरेस्ट और उसके आईक्यू के ऊपर डिपेंड करता है कि एक तो उसका आईक्यू होना चाहिए उस लेवल का, और दूसरा उसका इंटरेस्ट भी होना चाहिए। जब आईक्यू और इंटरेस्ट, ये दोनों चीजें जब मैच करती है, वो इंसान अपने उस फील्ड के अंदर बेस्ट बन जाता है। ठीक है सर, मतलब कई सारे स्टूडेंट्स को यही नहीं समझ आता कि वह किस चीज़ में अच्छे हैं। तो अपने इंटरेस्ट और एबिलिटी को कैसे पहचानें? देखो, इंटरेस्ट या एबिलिटी की अगर बात करें तो लगभग जो स्टूडेंट होते हैं उनको उनके इंटरेस्ट के बारे में आइडिया होता है कि उनका इंटरेस्ट किस चीज़ में है। और रही बात अगर अपने मार्क्स के बेसिस पे देखें तो मार्क्स इतने कुछ खास मायने नहीं रखते हैं हमारी लाइफ के अंदर। और जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है, हालांकि ऐसा मैंने कोई सर्वे किया नहीं है, ऐसी कोई स्टडी नहीं है, लेकिन मेरा आइडिया है कि अगर हम सक्सेसफुल लोगों की एक लिस्ट बनाएं, तो उनमें से मेरे हिसाब से 80% जो लोग हैं, वो जिस फील्ड में काम कर रहे हैं वो उस फील्ड में सक्सेस हैं, लेकिन उस फील्ड की स्टडी उन्होंने नहीं कर रखी है। तो हमारे जो मार्क्स है वो शायद मायने इतने नहीं रखते। और इंटरेस्ट का हमें सबको, हर एक स्टूडेंट को लगभग पता होता है कि उसका इंटरेस्ट किस चीज के अंदर है। तो हमें सिर्फ मार्क्स के बेसिस पे नहीं कंसीडर करना चाहिए। सर, मेरा फोर्थ क्वेश्चन ये है कि जैसे मतलब जो फैमिलीज़ फाइनेंशियली वीक होती है, तो उनके लिए करियर का मतलब होता है कि पैसा कमाना। तो फिर उनका जैसे साइंस, कॉमर्स, आर्ट्स बैकग्राउंड को लेके परसेप्शन बने हुए हैं। तो इस पे आपका क्या ओपिनियन है? ये बिल्कुल सही है कि इस टाइप की चीज़ें हैं। हमारी जो सोसाइटी है उसमें मोस्टली ऐसा ही है कि जिसके बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं वो साइंस स्ट्रीम ले लेते हैं, जिनके मार्क्स थोड़े कम है वो कॉमर्स फील्ड में चले गए, और जिसके बिल्कुल कम मार्क्स हैं वो आर्ट्स ले लेते हैं। ये एक ऐसा परसेप्शन हमारी सोसाइटी में बना हुआ है। उसका रीज़न एक ये है कि पास्ट के अंदर क्या था, पास्ट के अंदर चीज़ें ये थी कि हमें बहुत सारे इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट थी, क्योंकि हमें हमारी इकोनॉमी को ग्रो करना था, और उसके लिए हमें बहुत सारे इंजीनियर्स चाहिए थे प्रोडक्शन करने के लिए। लेकिन अब जो स्थिति है वो इस टाइप की सिचुएशन है कि अब हमारे पास में प्रोडक्शन तो बहुत है,
अब आगे जो आने वाला टाइम है वो उन लोगों का होगा जो उन प्रोडक्शन को सेल कर पाएगा। तो आने वाला जो टाइम है वो कॉमर्स वालों का, मार्केटिंग वालों का, बिजनेस करने वाले लोगों का, इनका जो टाइम है वो आने वाला है। देखो जनरली हमारी सोसाइटी के अंदर ये एक परसेप्शन बना हुआ है कि मोस्टली जिनके बहुत अच्छे मार्क्स होते हैं वो बच्चे क्या करते हैं, साइंस ले लेते हैं, और जिनके थोड़े कम होते हैं वो कॉमर्स फील्ड में चले गए, और जिनके बहुत कम है वो आर्ट्स में चले गए। ठीक है, तो उसका एक रीजन ये भी है कि साइंस के अंदर जो जॉब है वो इजीली मिल जाती थी पहले। उसका मेन रीजन ये है कि उस टाइम पे हमारी जो इकोनॉमी थी वो ग्रो हो रही थी, हमें इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट थी जो क्या करें, हमें अच्छा प्रोडक्शन करके दे पाए। लेकिन अब जो स्थिति है वो पहली बार ऐसी हुई है कि प्रोडक्शन बहुत हो चुका है। अब आने वाला जो टाइम है वो उन लोगों का है जो उस प्रोडक्शन को सेल कर पाए। तो आने वाला जो टाइम है वो कॉमर्स वालों का, मार्केटिंग वालों का, जो एमबीए वाले हैं, उनका ये टाइम रहेगा आने वाला। और जिस हिसाब से हमारी इकोनॉमी ग्रो हो रही है, तो जिस हिसाब से टैक्सेशन की अगर अपने बात करें, तो जो सीए का फील्ड है वो हमेशा सक्सेस ही रहेगा आने वाले टाइम में भी। तो सर जैसे कि मतलब कि बहुत से स्टूडेंट्स हैं जो मतलब कि पढ़ाई कर रहे हैं, वो मोबाइल का यूज़ करते हैं, ठीक है? अगर वो मोबाइल की जगह लैपटॉप का यूज़ करना शुरू कर दें, तो वो बेटर ऑप्शन होगा? देखो वैसे तो नो डाउट कि मोबाइल की वजह से डिस्ट्रक्शन होता है स्टूडेंट्स को, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है कि डिस्ट्रक्शन होता है। लेकिन लैपटॉप जो है वो एक बेटर ऑप्शन शायद नहीं हो सकता। उसका मेन जो रीजन है वो मेन रीजन ये है कि अगर अपने थोड़ा लोअर इकोनॉमी वाली कैटेगरी में जाएंगे तो लैपटॉप हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, और लैपटॉप से फैमिली के सारे जो पर्पज हैं वो रिजॉल्व नहीं हो सकते। लेकिन मोबाइल जो है वो 3-4 हज़ार में भी सेकेंड हैंड मोबाइल मिल जाता है, जिससे सारे पर्पज जो है वो फैमिली के सॉल्व हो जाते हैं, और उसमें क्लासेस जो है वो भी ली जा सकती है। ठीक है, और रही बात डिस्ट्रक्शन की, तो अभी देखो टेक्नोलॉजी जो है, सोशल मीडिया जो है वो भी आया है हमारे यहाँ पे। तो जब भी कोई नई टेक्नोलॉजी आती है तो जो सोसाइटी है वो थोड़ा बहुत स्ट्रगल करती है, लेकिन आने वाले कुछ सालों में ये सारी चीजें जो है वो कैसे ना कैसे करके अपने आप एडजस्ट हो जाएंगी। जो लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, जैसे कि वो कैसे पहचानें कि वो इस चीज़ के लिए कैपेबल हैं? एग्ज़ाम की इन्फॉर्मेशन कहाँ से लें? ये जो साइड में प्रेशर होता है फैमिली का, रिलेटिव्स का, वो कैसे झेलें? देखो अगर हम प्रेशर की बात करें तो सबसे बढ़िया चीज़ तो ये है कि अगर हम तैयारी कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा ढिंढोरा पीटने की ज़रूरत नहीं है कि हम ये कर रहे हैं। ठीक है, आप कर रहे हैं, करते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, और इन्फॉर्मेशन के लिए आपको आजकल इंटरनेट है, हर टाइप की इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। और रही बात कि आप उसके कैपेबल हो या नहीं हो, तो अगर आपका आईक्यू ठीक ठाक है, आप अच्छे से मैथ्स और रीजनिंग कर पा रहे हो, ठीक है, तो आप कर सकते हो इजीली। आप यूपीएससी जो कर सकते हो, और आपकी किसी भी एक लैंग्वेज के ऊपर, हिंदी या इंग्लिश में से कोई भी एक लैंग्वेज के ऊपर अगर आपकी बहुत अच्छी कमांड है, आप कोई भी एक न्यूज को पढ़ करके या एक ऐसे को पढ़ करके उसको समराइज कर सकते हो 200-250 वर्ड के अंदर, तो आप मेंस भी क्लियर कर सकते हो। सर जैसे कि यूपीएससी है, उसमें इंग्लिश का क्या रोल रहता है? देखो अगर अपने कंपल्शन की बात करें तो वो इतनी ज़्यादा ज़रूरी नहीं है एक हिसाब से अगर देखा जाए तो, क्योंकि उसका जो नेचर होता है, उसका जो पेपर रहता है इंग्लिश का, वो जस्ट फॉर क्वालिफाइंग पर्पज होता है। उसके मार्क्स ऐड नहीं होते, आपने बस क्वालिफाई करना है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज को। ठीक है, लेकिन कहीं ना कहीं उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ बढ़ जाती है कि अगर आपका मीडियम आपने हिंदी रखा है तो आपको बहुत अच्छा कंटेंट जो है वो शायद हिंदी में नहीं मिल पाएगा। आप इंटरनेट पे भी अगर कोई चीज़ें सर्च करते हो तो आपको सारी चीज़ें जो इंग्लिश में ही मिलती है। कोई रिसर्च पेपर अगर आपने देखने हैं कुछ भी, तो इंग्लिश में मिलेगा। तो इंग्लिश वालों को ये थोड़ा एडिशनल बेनिफिट रहता है। सर जैसे कि यूपीएससी में पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल रहता है कि पेरेंट्स सपोर्टिव हों और अच्छा नेचर हो, और मतलब कि अगर पेरेंट्स सपोर्ट ना करें तो रिलेटिव्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा हो जाता है कई बार। तो कई बार पेरेंट्स राय देते हैं कि अपना आप ये करियर ऑप्शन परस्यू कर सकते हो। तो क्या अपने पेरेंट्स की ज़्यादा रोल प्ले देखें या स्टूडेंट खुद अपना करियर ऑप्शन चूज़ करे? देखो यहाँ पे जो है वो डिसीजन स्टूडेंट का ही होना चाहिए, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि स्टूडेंट को बिल्कुल अकेले ही छोड़ दिया। पेरेंट्स को एज ए गाइड, एज ए फ्रेंड, एज ए मेंटर उसका जो डिसीजन है उसको सपोर्ट करना चाहिए। और उसके डिसीजन में अगर उनको लगता है कि इसको इस तरीके से डिसीजन को सही किया जा सकता है, तो वो रोल पेरेंट्स का होना चाहिए। मतलब ऐसा ना हो कि पेरेंट्स ने अपना डिसीजन जो है बच्चों पे थोप दिया हो, इस टाइप की चीज नहीं होनी चाहिए। मतलब आजकल की सोसाइटी में जैसे ये चीज़ बहुत ज़्यादा चल रही है कि पेरेंट्स जो है स्टूडेंट पे दबाव डाल देते हैं कि आपको यही करियर परस्यू करना चाहिए, जैसे साइंस के लिए, इंजीनियरिंग के लिए कि आप साइंस लो। तो इसमें आपकी क्या राय है कि जैसे कि बच्चे को वो कैसे झेले बच्चा? कैसे उनके आगे मतलब अपना ओपिनियन रखे कि मेरे को ये करियर परस्यू करना है?
ये कैसे बताए? देखो बेटर तो ये है कि अगर बच्चा उनको इजीली समझा पा रहा है तो कोशिश करे सबसे पहले तो पेरेंट्स को समझाने की कि मेरा जो इंटरेस्ट वो इस फील्ड में नहीं है। अगर आप जबरदस्ती इस फील्ड के अंदर अगर आप मेरे को भेजोगे तो शायद मैं इसके अंदर आगे सक्सेस ना हो पाऊँ, ग्रो ना हो पाऊँ। ठीक है, तो पेरेंट्स को भी ये चीज समझनी चाहिए कि बच्चे का जो इंटरेस्ट है उसी फील्ड में उसको जाने दिया जाए, उसमें वो ज्यादा इजी और ज्यादा बेटर तरीके से सक्सेस हो पाएगा। और आजकल जैसे अपने इस टाइप की चीजें भी देख रहे हैं कि अगर पेरेंट्स बहुत ज्यादा प्रेशराइज अगर कर रहे हैं तो सुसाइड जैसी चीजें भी हम देख रहे हैं। तो कल को ऐसा ना हो कि जो बच्चे हैं वो कोई ऐसा कदम उठा लें। तो बच्चों का होना जरूरी है, ना कि कामयाब होना। सर जैसे कि सुसाइड जो बच्चे कर रहे हैं, ठीक है, उनका वो सुसाइड मतलब जो माइंड में आ रहा है वो कैसे, मतलब कि जब नए दूसरा एग्जाम देने जाते हैं एक फेलियर के बाद, तो उसकी प्रिपरेशन वो किस तरीके से करे, या फिर कैसे मतलब उसको आगे चेंज करे अपना माइंडसेट उसके लिए, या फिर एनवायरनमेंट चेंज करे, मतलब क्या करे आगे? देखो, अगर इस टाइप की चीज है कि पहले किसी भी स्टूडेंट ने कोई एग्जाम दिया और उसमें वो फेल हो गया, तो पहली बात तो फेल जैसी कोई चीज नहीं होती। फेल का मतलब ये होता है कि या तो हम देखो जीतते हैं या हम सीखते हैं, हम हारते कभी भी नहीं है। ठीक है, तो अगर कोई ऐसा फेल हो भी गया है तो अब उसको उसने जो पिछली टाइम पे जो गलतियां की थी उन गलतियों से उसको बाहर निकलना है, कि उसको एनालाइज करना है कि क्या कमियां उसकी प्रिपरेशन के अंदर रहेगी। और इसका सबसे बेटर ऑप्शन ये है कि वो किसी एक अच्छे मेंटर को ढूंढ ले, किसी एक अच्छे गाइड को, एक अच्छे मेंटर को, या कोई ऐसा टीचर जिसने उस फील्ड के अंदर काम किया, उस फील्ड का पढ़ाया, उसको नॉलेज हो, तो वो उसको अच्छे से गाइड कर पाए। और मेंटर ऐसा होना चाहिए जो उसको उस चीज की वास्तविकता बता पाए। आजकल ऐसा भी होता है कि जो मेंटर है, ठीक है, वो नहीं चाहते कि कोई और सक्सेस हो पाए। ठीक है, तो ये इस टाइप की चीजें भी होती है, लोग सेल्फिश भी बहुत होते हैं। तो एक अच्छा मेंटर जो आपको रियलिटी बताने के लिए तैयार है, एक ऐसा मेंटर अगर आपको मिल जाए तो वो सबसे बेस्ट ऑप्शन है। सर जैसे कि 10th क्लास में ही कई बच्चे सोच लेते हैं, डिसीजन ले लेते हैं कि हमें यूपीएससी क्रैक करना है, तो वो कैसे देखें कि मतलब कि उन्हें क्या सब्जेक्ट पे ध्यान देना चाहिए, किस स्किल्स पे ध्यान देना चाहिए? इस पे आपकी क्या ओपिनियन है? देखो, अगर कोई बच्चा 10th क्लास में ही है और उसने अगर डिसाइड किया है कि अगर उसको आगे यूपीएससी करनी है, तो सबसे पहले तो उसको ये देखना है कि वो मैथ और साइंस रीजनिंग जैसी चीजें इजीली कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा। उनके ऊपर थोड़ा फोकस करना है। डेली 2 से 3 पेज लिखने की प्रैक्टिस करें। न्यूज़पेपर के अंदर जो एडिटर्स के आर्टिकल आते हैं उन आर्टिकल को पढ़ के उनको अपनी लैंग्वेज में उसको समराइज करके 2 से 3 पेज में लिखने की कोशिश करें। तो अगर इस टाइप की चीजें वो करता रहेगा, और पढ़ने के लिए एडिशनली जैसे हिस्ट्री है, जियोग्राफी है, पॉलिटिकल है, इकोनॉमिक्स जैसी चीजें, इनको अगर रेगुलर स्टडी करते रहे तो फिर वो बहुत इजीली जो है पेपर को अटेम्प्ट कर सकते हैं, और शायद फर्स्ट अटेम्प्ट में उसको पास आउट भी कर सकते हैं। और अगर इतना नहीं भी करते हैं तो ग्रेजुएशन के दौरान भी कर सकते हैं, क्योंकि आप ग्रेजुएशन अगर कर रहे हैं तो आपके पास 3 साल है। उन 3 सालों की ग्रेजुएशन के टाइम पीरियड में आप डेली ज्यादा नहीं तो 3 से 4 घंटे एडिशनल स्टडी के लिए आराम से निकाल सकते हो। तो उन एडिशनल आवर्स के अंदर आप उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो आप इजीली कर सकते हो अगर इस तरीके से करो तो। काफ़ी सारे स्टूडेंट्स सर जो ऐसे हैं, जैसे कि डिस्ट्रैक्शन बहुत होता है स्टूडेंट्स की लाइफ में, अपोजिट जेंडर को लेके, मोबाइल फ़ोन के तरफ। तो आपका इसमें क्या ओपिनियन है कि वो कैसे इस डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकले? देखो, पहली बात तो ये है कि अगर अपोजिट जेंडर को लेकर के अगर आप टीनेज हैं और अपोजिट जेंडर को लेकर के अगर आप डिस्ट्रैक्टेड हो रहे हैं, तो ये तो एक नेचुरल चीज है, इसमें कोई वो इतनी टेंशन लेने वाली बात नहीं है, सभी के साथ होता ही है, कोई भी नहीं बच पाता इन चीजों से। तो इन चीजों से बचने का देखो एक ही तरीका है कि आप अपने आप को जितना ज्यादा बिजी रखोगे तो वो चीज ज्यादा बेटर रहेगी। अगर आपने अपना लाइफ का स्केड्यूल इस तरीके से सेट किया है कि आप अपनी लाइफ को बिजी रख रहे हो, ठीक है, आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेलने में बिजी हो, ठीक है, आप जो बाकी टाइम है उसमें आप अपनी स्टडी वगैरह में बिजी हो, तो आप अपने आप डिस्ट्रैक्टेड नहीं होगे। और कहीं ना कहीं इसमें एक ये भी एंगल होता है, जैसे बहुत सारे जो लोग हैं उनका ओपिनियन ये है कि अगर को एजुकेशन ना हो तो एक बेटर ऑप्शन है, बहुत सारे लोगों के अकॉर्डिंग। क्योंकि अगर कहीं ना कहीं हम इसको इस तरीके से देख सकते हैं कि अगर को एजुकेशन नहीं होगा तो डिस्ट्रक्शन का कोई चांस ही नहीं है, कि वहां पे कोई ऐसा पर्सन है ही नहीं जिसको देख करके आप डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो। ठीक है, लेकिन मेरा पर्सनल ओपिनियन ये है कि को एजुकेशन होना बेटर है। ठीक है, को एजुकेशन का मतलब ऐसा नहीं, को एजुकेशन का मतलब एक ऐसा स्कूल या ऐसा कॉलेज जहाँ पे बॉयज और गर्ल्स दोनों साथ में और जिनमें आपस में अच्छा कन्वर्जेशन भी होता है। अगर इस तरीके का कोई को एजुकेशनल स्कूल है या कॉलेज है तो वो एक बेटर ऑप्शन है। उसका रीजन क्या है कि
फिर अगर कोई बच्चा अगर ऐसे कोएड स्कूल में अगर बचपन से पढ़ता है तो फिर उसको बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्शन नहीं होगा, उसको कोई भी लड़की या किसी लड़की को कोई भी लड़का इजीली इमोशनली फूल नहीं बना पाएगा। आजकल के यूथ में जैसे कंपटीशन, जेलेसी और ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा बढ़ रही है, तो इसको वो कैसे कंट्रोल करें? देखो इस चीज को आप कंट्रोल नहीं कर सकते, इजी नहीं है इसको कंट्रोल करना, क्योंकि हमारा जो सीखने का जो प्रोसीजर है ब्रेन का वो है ही कंपैरिजन करके। आपके सामने दो पर्सन खड़े हैं, एक ब्लैक है एक वाइट है, जब दोनों सामने खड़े हैं तभी आपका ब्रेन कंपेयर करके बताएगा कि इनमें से कौन ब्लैक है कौन व्हाइट है। अगर खड़ा एक ही पर्सन है तो आप वो कंपेयर करोगे किससे? ठीक है, तो हमारा जो ब्रेन है वो कंपैरिजन करके ही सीखता है। लेकिन ये है कि कंपैरिजन को आपने हेल्दी वे में लेना है, कंपटीशन को हेल्दी वे में लेना है, उसमें जेलेसी जैसे जो चीजें है वो नहीं होनी चाहिए। ये आपको डेली अपने माइंडसेट को इस तरीके से प्रैक्टिस करना है। सर जैसे कि आज के स्टूडेंट्स की लाइफ में ये बहुत हो रहा है कि वह मतलब कि दोस्त को देखकर, अपोजिट जेंडर को देखकर ये सोचते हैं कि मतलब कि उन्हें आगे नहीं बढ़ने देते। उनके भी मतलब बैरियर्स डालते हैं। तो इस पे आपका क्या है कि अपने को दूसरे को कॉम्पिटिशन से ऐसे करना चाहिए कि नहीं? नहीं, ये बिल्कुल गलत चीज़ है। ये कहीं न कहीं इसमें इंपीरियलिज़्म जैसी चीज़ें आ जाती है। ये कहीं न कहीं वही थिंकिंग है जो ब्रिटिशर्स की रही थी किसी टाइम पे, कि इससे पहले दुनिया हमसे आगे निकले सबको जाकर के लूट लेते हैं, ठीक है? तो ये बिल्कुल वैसा ही एक इमोशन है। तो ये इमोशन जो है वो कहीं न कहीं आपको आने वाले टाइम में हो सकता है एक क्रिमिनल भी बना दे। तो इस टाइप के थॉट आपके नहीं होने चाहिए। जो स्टूडेंट हिंदी मीडियम से हैं, जिनके फैमिली, फ्रेंड्स इंग्लिश नहीं आती जिनको, तो वो कैसे इंग्लिश सीखें, कैसे करें? देखो, हमारी सोसाइटी में एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम ये है कि जिसको इंग्लिश नहीं आती उसको बहुत ज़्यादा इन्फीरियर फील करवाया जाता है। जबकि इंग्लिश नहीं आने का मतलब बस इतना सा है कि उसको कोई और लैंग्वेज आती है, ठीक है? और रही बात सोसाइटी की, तो हमारी सोसाइटी में मोस्टली जो लोग हैं वो अपनी मदर टंग का यूज़ करते हैं। लेकिन इंग्लिश सीखना भी कोई बहुत मुश्किल काम नहीं है। आप किसी भी लैंग्वेज के ऊपर अगर आप अच्छे से 3 से 6 महीने लगाएँगे, तो आप किसी भी लैंग्वेज को ईज़िली सीख सकते हैं। और सीखने का तरीका ये है कि अगर आपको कुछ ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट मिल जाए जहाँ पे बस इंग्लिश को बोला जा रहा हो, तो आप उन लोगों के साथ रह करके सीख सकते हो, बजाय कि आप ग्रामर के चक्कर में उलझने के। जैसे अगर हम बात करें तो एक लैंग्वेज ही है ना, किसी भी घर में अगर कोई छोटा सा बच्चा है तो वो 2 ढाई साल का होने के बाद में वो अपनी मदर टंग में बोलना शुरू कर देते हैं। उसको नहीं पता कि वो सेंटेंस कैसे बना रहा है, उसको नहीं पता कि वो वर्ब का यूज कर रहा है, उसको नहीं पता वर्ब क्या होती है, सब्जेक्ट क्या होते हैं, हेल्पिंग वर्ब क्या है, उसको किसी चीज का कोई आइडिया नहीं है, उसको नाउन का प्रोनाउन का किसी चीज का कोई आइडिया नहीं। बट स्टिल एक छोटा सा बच्चा बोलना शुरू कर देता है ना, तो हम भी इसी वे के अंदर नेचुरल तरीके से अगर चाहें तो इंग्लिश सीख सकते हैं। उसके लिए आपको एक ऐसा अच्छा एनवायरनमेंट और एक अच्छा ऐसा मेंटोर चाहिए जो आपको इस तरीके से नेचुरल वे में सिखा पाए। सर आजकल जैसे कि लोगों को स्टेटस सिंबल लगता है इंग्लिश, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बहुत होता है। तो इसमें आपकी क्या राय है कि उन्हें मतलब कि जिनको नहीं आती उन्हें डिप्रेस्ड फील करना चाहिए इसके लिए कि वो कैसे करें? देखो, अगर इंग्लिश नहीं आती तो क्योंकि आज के टाइम पे इंग्लिश एक ग्लोबल लैंग्वेज बन चुकी है, तो कहीं ना कहीं आप थोड़ी बहुत प्रॉब्लम जरूर फेस करोगे, क्योंकि अगर आपको इंग्लिश आती है तो एक तो आपका कॉन्फिडेंस जो है वो अपने आप क्या हो जाएगा, बूस्ट हो जाएगा। लेकिन अगर नहीं भी आती तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। जैसे फ्रांस के लोग हैं उनको इंग्लिश नहीं आती, जर्मनी वालों को नहीं आती, रशिया के जो लोग हैं, चाइना के लोग हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती, और उनको इस बात से कोई फर्क भी नहीं पड़ता। हमारी मेंटेलिटी और हमारी सोसाइटी में इस वजह से ये प्रॉब्लम्स है कि हम उनकी कॉलोनी रहे हैं ब्रिटिशर्स की, इस वजह से। सर जैसे कि आजकल ऑनलाइन, ऑफलाइन ट्यूटर का बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो क्या ये एक अच्छा करियर ऑप्शन है? बिल्कुल, ये एक अच्छा करियर ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। पहले क्या होता था कि हमारी सोसाइटी में जो टीचर्स थे उनकी रिस्पेक्ट इतनी ज़्यादा शायद नहीं थी, ठीक है। लेकिन जब से ऑनलाइन जैसी चीज़ें हुई है तो पहली बार जो है, मतलब पहले जो लोग थे, जो बच्चे थे, वो जब उनसे पूछा जाता था कि वो उनको आगे बड़े होकर के क्या बनना है, उनका गोल क्या है, तो सबका ये होता था कि डॉक्टर बनना है या इंजीनियर बनना है या आर्मी में जाना है, ठीक है। बहुत ही रेयर कोई ऐसा होता था जो कहता था कि मेरे को बड़े होकर के टीचर बनना है। लेकिन आज आपको बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट मिल जाएंगे जो पहली बार एज ए टीचर को करियर ऑप्शन मान रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं सोसाइटी के अंदर जो टीचर है उसकी वैल्यू इंप्रूव हुई है, उनकी जो रिस्पेक्ट है वो इंक्रीज हुई है, इस वजह से शायद ऐसा हुआ है, और ये एक अच्छी चीज भी है। अगर टीचर अच्छे होंगे सोसाइटी में तभी सोसाइटी अच्छे से डेवलप हो पाएगी, तभी हमारा देश आगे ग्रो करेगा।
सर जैसे कि आजकल ऑनलाइन या ऑफलाइन जैसे कि बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे चल रहे हैं, तो बच्चे को ऑनलाइन पढ़ना चाहिए, ऑफलाइन पढ़ना चाहिए, कौन-सा बेटर ऑप्शन होता है आपके अकॉर्डिंग? देखो बेटर तो यही है कि अगर उसको ऑफलाइन अगर वो कर पा रहा है तो, ठीक है। करने को ऑनलाइन भी किया जा सकता है और ऑनलाइन भी बहुत अच्छे-अच्छे टीचर्स हैं नो डाउट। लेकिन ऑफलाइन में बेनिफिट ये होता है कि अगर आप किसी टीचर के पास जाकर के चीज़ों को डिस्कस करके कर रहे हो, आप आंसर राइटिंग जैसी चीज़ें कर रहे हो, तो टीचर आपको डे 1 से ट्रैक कर सकता है कि आपके आंसर राइटिंग में कहाँ प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आपको इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है। लेकिन ऑनलाइन में जो सबसे बड़ी कमी रहती है वो इसी चीज़ की रहती है। ऑनलाइन में जो टीचर्स है वो आपको पढ़ाएँगे, उन्होंने अपना काम कर दिया और वो चले गए। वो ये ट्रैक नहीं कर पाएँगे कि आप आंसर कैसा लिख रहे हो, आपको कहाँ पे आंसर राइटिंग में इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, कहाँ पे नहीं है। तो ये इस टाइप की चीज़ों की जो रिक्वायरमेंट है वो ऑफलाइन में फुलफिल हो जाती है। सर तो आपका हमारे स्टूडेंट्स के लिए क्या मैसेज है? स्टूडेंट्स के लिए एक ही मैसेज है कि अपने स्टडी के अंदर आपको एकदम बिज़ी रहना है, ठीक है? और किसी से किसी भी टाइप की जेलसी जैसी चीज़ें नहीं करनी। और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि सक्सेस ज़रूरी है लाइफ में, लेकिन सक्सेस से पहले आपका होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसा नहीं है कि आपने 1-2 बार कोशिश नहीं आपने 1-2 बार कोशिश की और कोशिश करने के बाद में अगर आप सक्सेस नहीं हुए, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप कभी भी सक्सेस नहीं हो पाओगे। बहुत सारे बच्चे जो है वो इस चीज़ में क्या करते हैं, सुसाइड कमिट कर लेते हैं। तो इस टाइप का कोई भी गलत कदम जो है वो आपने नहीं उठाना है, ठीक है? हर एक इंसान का अपना एक टाइमलाइन होती है, किसी को सक्सेस जल्दी मिल जाती है, किसी को थोड़ा लेट मिलती है। तो आपकी जो है, आपकी भी अपनी खुद की एक टाइमलाइन है। हो सकता है आपको 4 अटेम्प्ट के बाद मिल जाए, हो सकता है किसी को 2 अटेम्प्ट पे मिल जाए। तो आपको बिल्कुल भी निराश होने की ज़रूरत नहीं है, आप कोशिश करते रहिए। आज नहीं तो कल आप अपनी लाइफ के साथ कुछ ना कुछ अच्छा ज़रूर कर लोगे। सर आपका उनकी फैमिली के लिए कि उनकी फैमिली क्या रोल प्ले करे उनके डिसीजंस में, उनके लिए आपका क्या मैसेज है? तो उनकी फैमिली के लिए जो, अगर हम पेरेंट्स की बात करें, तो मैं तो यही कहूँगा कि जो भी स्टूडेंट्स हैं, जैसा भी वो करना चाह रहे हैं, उनको वैसा करने का मौका मिलना चाहिए। उनके जो पेरेंट्स हैं, वो उनके बच्चों के डिसीज़न के अंदर उनको सपोर्ट करें, लेकिन डिसीज़न में ये चीज़ भी ध्यान रखें कि वो डिसीज़न सही है या गलत है, ठीक है? अगर वो उनको लग रहा है कि ये डिसीज़न जो है वो पूरी तरीके से सही नहीं है, तो उसको बच्चे को समझाया जा सकता है। ऐसा नहीं है कि बच्चे को टोटली फ्री छोड़ दिया कि जैसा करना है वैसा कर ले, तो एट द एंड है तो बच्चा ही ना, हो सकता है उसका डिसीज़न सही ना हो। तो आपको डिसीज़न का पता भी होना चाहिए कि बच्चे क्या कर रहे हैं, और जब ज़रूरत पड़े तो उन डिसीज़न में आपको उनको गाइड भी करना है एक अच्छे मेंटर की तरह। थैंक यू सर फॉर जॉइनिंग अस। अपनी मीटिंग बहुत ही अच्छी रही, आपने स्टूडेंट्स को बहुत अच्छी तरह गाइड किया। थैंक यू भूमिका, शो में आने के लिए और इस शो को होस्ट करने के लिए। हमें आप जैसे स्टूडेंट्स की रिक्वायरमेंट रहेगी, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम क्लास में शायद नहीं डिस्कस कर पाते, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट करने का चक्कर रहता है, ठीक है? तो इसीलिए हमने ये एक प्लेटफॉर्म बनाया है बियॉन्ड क्लासरूम के नाम से, कि जो चीज़ें हम क्लास में नहीं डिस्कस कर पाए, उन चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस कर सकते हैं।